हेलो एवरीवन। सो एसएससी सीजीएल 2025 में अभी आप लोगों के पास अराउंड 3-4 महीने बाकी हैं। तो आप लोगों ने पूरी प्रिपरेशन के लिए मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने A to Z फॉर बिगनर्स सारी चीजें एक्सप्लेन की है। सो ये वाली जो वीडियो है वो बिगनर्स के लिए नहीं है। इसमें मैं स्पेशली बताऊंगी इस टाइम पर आप लोगों को किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है जिसकी वजह से आपके नंबर बढ़ेंगे और आप 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स मेंस में और 50 आउट ऑफ 50 प्री में स्कोर कर पाओगे। और जो लोग भी मेरी स्ट्रैटेजी को यूज करके प्रिपरेशन करते हैं उनके कमेंट्स आप देख ही पा रहे हैं, उनको बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर आपको लंबी वीडियो लग रही है तो 1.25x पर या 1.5x पर करो, लेकिन किसी भी चीज को मिस मत करना पूरी वीडियो के दौरान। और 18,000 से भी ज्यादा वैकेंसी है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड चांस आप लोगों के लिए, इसको भी मिस मत करना। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए क्या अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मेरी इस वाली वीडियो में आप देखोगे, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो किस तरह से मैथ्स को पूरी अच्छे से कंप्लीट करना है वो आपको पता लग जाएगा। चैप्टर वाइज कंप्लीट करने का बेस्ट वे क्या है, और हमेशा मैं बोलती हूँ कि सेक्शनल मॉक दे करके ही चैप्टर को फिनिशिंग दिया करो ताकि आपको क्लियर हो जाता है कि उस चैप्टर में अब आपको कितना कॉन्फिडेंस है और आप कितना कर पा रहे हो। उसके बाद मैं ये भी अज्यूम करके चल रही हूँ कि बुक को आप 2-3 बार बना चुके होंगे। कोई भी बुक आप कर रहे हो उससे करो, लेकिन प्रीवियस ईयर बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि किरण वाली बुक है, अब ये AI बेस्ड भी हो गई है, तो मैं हमेशा इस बुक को रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे आप बहुत ज्यादा इजीली सेपरेट कर पाते हो कि कौन सा इजी लेवल है, कौन सा आप टफ लेवल है। और जब आप रिविजन भी करोगे ना, जो अभी फेज चल रहा है, उसमें भी आप देखोगे टाइप वाइज सेग्रीगेट होने से बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाता है। सो मैं ये भी अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने जब बुक सॉल्व किया होगा तो कुछ क्वेश्चंस पर टिक मार्क किया होगा, राउंड किया होगा, कुछ लिखा होगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, और मॉक आपने एटलीस्ट 10-15 फुल मॉक दे चुके हो। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का एक अंदाजा लग गया हो कि मॉक टेस्ट में क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है। सो देखिए, इस टाइम पर एक्चुअली जो जरूरी चीज है वो है आपके लिए रिविजन। जो भी आपने पढ़ा है ना, उतने से ही क्वेश्चंस आने वाले, उतना ही पढ़ लोगे, ढंग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, आप आराम से सिलेक्शन पा लोगे। लोगों की गलती ये होती है, उनको लगता है कि शायद मैं कम पढ़ रहा हूँ, मुझे और पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ने की जरूरत है, बट ऐसा नहीं होता है। जितनी चीजें उसको ही आप ढंग से करोगे ना तो इजीली आप क्रैक कर लोगे। तो इस टाइम पर आपको मैं बता देती हूँ कि रिवीजन क्या करिए ताकि आपके दिमाग में एक चार्ट रेडी हो जाए और आप इधर उधर ना भटको। तो देखिए, सबसे पहले मैथ्स में आपको दिन भर में अभी 3 घंटे देने हैं रिवीजन में, और हर एक दिन आपको 2 चैप्टर्स करने हैं। उसमें आप एक चैप्टर अरिथमेटिक और एक एडवांस का ले सकते हो, या फिर आप अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। तो उसमें आपको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी, सबसे पहली बात तो बुक, देन नोट्स, देन वीडियोस, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन मॉक कॉपी। इसमें भी क्या स्पेसिफिकली आपको रिवाइज करना है, बुक्स में आप उठाओ टाइप वाइज क्वेश्चंस, और एक टाइप के 2 से 3 जो बेस्ट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं वो आप कर लो। अब टाइप वाइज आपको मैंने जैसे बताया किरण की बुक में सेग्रीगेट करके मिलता है, और ये क्योंकि AI इनेबल्ड हो गया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप इसको डिजिटली यूज कर पाओगे। और आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं, आप इसको टेस्ट की तरह भी दे सकते हो, प्रैक्टिस भी सिंपली कर सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको एक्सप्लेन भी करवा सकते हो। और सबसे अच्छी चीज कि अगर आपको कभी लग रहा हो कि ये टाइप थोड़ा सा टफ है या इस पर मुझे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहीं से इसी टाइप के क्वेश्चन जनरेट करवा सकते हो, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जब आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन ना बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, रिसेंट के ईयर्स पे ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो आप सिंपली सेम क्वेश्चंस जनरेट कराओगे तो आप 5-7 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन पर आपकी पकड़ बन जाए और स्पीड बन जाए, क्योंकि आने वाले तो सेम ही है। तो इसका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद देखिए, जब आप बुक प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, आपको बहुत बार लगेगा कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा टॉपर्स के मुंह से, या बहुत सारे टीचर्स भी बताते हैं कि 70% तो क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, सिर्फ आपको स्पीड में करने की जरूरत होती है। तो इजी क्वेश्चंस को आप बार बार लगाइए, अगर वो आता है बार बार तो उसको छोड़िएगा नहीं, वरना आप वहां पर अटक जाओगे। जितने भी क्वेश्चंस आपने बुक में राउंड किए हो, टिक मार्क किए हो, दिस इज द हाई टाइम कि आप उनको रिवाइज करें। आई अज्यूम कि आपने उसको 2-3 बार लगाया जरूर होगा, बट अभी लास्ट टाइम पर देखोगे ना तो आपको याद रहेगा वो कंसेप्ट। तो अगर वो क्वेश्चंस आ गए तो आप इजीली उसको कर पाओगे। अदरवाइज एग्जाम में आपको ऐसा लगे यार इसमें टिक भी लगाया था, ये मैंने देखा था लेकिन हो नहीं रहा है, तो ये चीज आपको अफसोस बाद में नहीं होना चाहिए, इसीलिए अभी उसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी चीज आपने बुक पे लिखी है, कभी कभी होता है ना कि हम बुक में सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर हिंट हमें मिला या कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगी, या एनीथिंग जो हमारे माइंड में आता है, जो हमें लगता है कि यार हम बाद में ना इस क्वेश्चन के लिए लिख लेते हैं ताकि रिवीजन करने में इजीली होगा। तो उस तरह की चीजें अगर आपने कुछ लिखी है तो उसको भी अभी आप रिवाइज करिए। उसके बाद कुछ भी अगर आपने सोल्यूशन में भी टिक मार्क करके रखा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कभी मुझे ना किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छा लगता था, या उसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया हुआ है या कोई शॉर्ट ट्रिक दी हुई है जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
में बहुत बार फिट बैठ जाता है, तो मैं उस सॉल्यूशन को राउंड करके रख लेती थी, उस पेज को मोड़ के रख लेती थी ताकि मेरे सॉल्यूशन से भी रिवीजन हो सके। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है तो फिर आप जरूर उसको रिवाइज कर लेना। अब हम आते हैं नोट्स में आपको क्या क्या रिवाइज करना है। तो देखिए नोट्स तो आपने कम से कम 50 बार रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि मेरी जो आप स्ट्रैटेजी देखोगे इस वीडियो में, तो मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बताई है कि आप नहीं भी तो कम से कम 20 बार तो नोट्स रिवाइज कर ही लेते हो। तो उस नोट्स में जो भी कंसेप्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आपको कंसेप्ट भी रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम में जाकर के ऐसा होगा कि आपको ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। तो अभी जितना हो सके जो हो सके सब रिवाइज करो, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन करते जाना, नोट्स साइड में रख लो। आपको कंसेप्ट भी इक्वली अभी ध्यान देकर रिवाइज करना है। नेक्स्ट इस फॉर्मूला, हर एक चैप्टर के जो फॉर्मूलाज होंगे वो आपको कहीं ना कहीं कंपाइल करके आपने रखा होगा, तो उन सारे फॉर्मूलाज को, कोई ट्रिक स्पेसिफिक है किसी चैप्टर में बहुत बार यूज होती है, वो सब आपने नोट्स में लिखा होगा, तो वो सब रिवाइज करना है। कोई कैलकुलेशन किसी चैप्टर का बहुत बार रिपीट होता है, मैंने इस वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया कि हर एक चैप्टर का ना कुछ कैलकुलेशन होता है जो रिपीटेडली उस चैप्टर में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 12 into 15, ठीक है, तो ये आपको मुजबानी याद होना चाहिए। परसेंटेज में भी ऐसा बहुत होता है, फॉर एग्जांपल 83:1/3% कितना होता है, तो ये आपको तुरंत में याद होना चाहिए, नहीं कि आप जाकर के वहाँ पर याद कर रहे हो, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस भी आपको रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको करने ही है जो नोट्स में आपने लिखे हुए होंगे, हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो नोट्स में आपको इन चीज़ों को याद करना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट इज वीडियोज़। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोज़ देखनी है। कोई अच्छे टीचर जिनसे आप पढ़ रहे हो, या बहुत फेमस टीचर है कोई बहुत ढंग के, जो कि फ्यूचर क्वेश्चंस होता है ना कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे वीडियोस डालना शुरू हो जाते हैं लगभग 2-3 महीने पहले तक, तो वो सारी वीडियोस आपको देखनी है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप मेन ही चीज़ रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप 1 घंटे इस तरह की वीडियोज़ को देखने में टाइम दो। बट हम देखो कि हर एक जो टीचर डाल रहा है उसका नीचे 1 से 2 टीचर्स जो आपको लग रहा हो कि रेलेवेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, आप उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग की सिर्फ वीडियो देखिएगा। इस टाइम पर कोई बेसिक की वीडियो मत देखने लगी है कि भाई परसेंटेज आप बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है बेवकूफ़ी। ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोज़ अगर आपको वीडियो देखनी है तो देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड मैं बोलूंगी इन सब में से सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि लास्ट 2 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वो तो आपको रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल अभी, ठीक है। आपने ऑलरेडी 3-4 बार रिवाइज किया ही होगा, लेकिन मैं बोलूंगी अभी आप 3 सेट्स डेली लगाओ 15 क्वेश्चन वाले, यानी कि मेंस के जो होते हैं, अगर 25 क्वेश्चन वाले तो 6 सेट्स लगा लो। और अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है अभी तक भी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप 1 घंटे में कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ टिक मार्क करके रखा हुआ है, जैसे कि मैं जब पीडीएफ से ही सॉल्व करती थी PYQs को, तो मैं पीडीएफ पे ही टिक लगा लेती थी, फिर मैं उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से बाद में करती थी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आया तो बहुत हाई चांसेस है कि वो क्वेश्चंस आएंगे, तो मुझे याद होने चाहिए। तो कहाँ से कौन सी ईयर्स का आप करोगे, तो 2022 से लेकर 2024 तक के CGL, CHSL, CPO, MTS और रेलेवेंट इतना काफ़ी है, बट और भी अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी कर सकते हो, बट इतना तो आप कर ही लेना, ठीक है। MTS में भी देखना कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं MTS में, तो उन क्वेश्चंस को भी आप कर लें ताकि आप हर तरह से सेफ हो जाओ। नेक्स्ट जो आपको रिवाइज करना है वो है मॉक कॉपी। मॉक कॉपी क्या होता है कि जब आप मॉक देते हो, उससे जो इजी क्वेश्चन, सिली मिस्टेक या कुछ अच्छे क्वेश्चन, कोई अच्छा फॉर्मूला मिला, जो भी आपको मॉक से जो मिला एनालिसिस करते टाइम, तो वो जो लिखते हो उनको भी आपको रिवाइज करना है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक में आपने जो लिखा है मॉक कॉपी में, दैट मीन्स वो आपको नहीं पता होगा, तभी आपने लिखा है, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर अभी रिवाइज करनी है। उसके बाद अगर कोई न्यू फॉर्मूला अगर आपने लिखा हो मॉक कॉपी से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सोल्यूशन में इतने अच्छे फॉर्मूलाज होते हैं ना कि लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, यूज़ हो जाएगा, तो वो हम लिख लेते हैं, तो उनको आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक वगैरह आपने मॉक कॉपी में लिखी हुई है, और क्वेश्चंस तो जितने लिखे हुए हैं वो तो करने ही हैं, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करनी है। इसके अलावा आप इधर उधर मत भटकना कि बहुत सारे ग्रुप में लगे जा रहे हो, या जो भी टीचर कुछ भी बता रहा है, वीडियोस देख रहे हो, या कहीं से भी कोई भी PDF उठा करके कर रहे हो, तो अपने दिमाग में ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लो। इसके अलावा कुछ भी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है, इतने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दिस इज माय गारंटी। देखिए अब हम आते हैं कि होता क्या है कि आपने प्रैक्टिस कर ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब हम मॉक भी लगा रहे हो, लेकिन आपके नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तो ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम ना मॉक को ढंग से देते ही नहीं, मतलब हमें मॉक देने का तरीका ही नहीं पता होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइम पे आपका फुल मॉक आपको डेली देना है। एक न्यू दे सकते हो और एक कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दे सकते हो। तो इसमें 1 घंटे का आपका मॉक होगा, जिसमें कि मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 25 क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी ऑब्वियसली आप प्री का ही लगा रहे होगे, अभी मेंस का लगाना भी मत, आप प्री पे ही प्रैक्टिस करो अभी, जिसमें आपको लगभग 20 मिनट से ज्यादा टाइम और नहीं देना है। अब मैं आप लोगों को इसका तरीका
बताती हूँ कि मैथ्स में मॉक दिया कैसे जाता है। एंड बिलीव मी, अगर मैं जो तरीका बता रही हूँ वो ट्राई एंड टेस्टेड तरीका है, तो इसको आप जरूर से जरूर यूज करना। तो मैं ये थ्योरी में बता रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग को प्रैक्टिकली इसको देखना है तो ये वाली वीडियो में जाकर आप देखोगे तो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल इसको लैपटॉप की स्क्रीन पर करके बताया कि मैं कैसे मॉक दिया करती थी, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जरूर से जरूर इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाकर के उसको देख लेना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ना मैथ्स में मॉक लगाने से पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखिए, मैथ्स में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक इजी, एक मॉडरेट और एक टफ। इजी क्वेश्चन वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, आपने बहुत बार लगाए हैं, आपको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है, कभी कभी आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन का मतलब है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपका देखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है। और टफ क्वेश्चन वो है जो आपने कभी देखा ही नहीं, जिसको आपको बिल्कुल स्क्रैच से सोचना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन आते हैं टफ में। अब देखो, आपको जो मॉक है ना वो 3 राउंड्स में लगाने होते हैं। 3 राउंड का मतलब होता है 1 से लेकर 25 तक 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट इसी तरह से मॉक पॉसिबल है जिससे कि आपके नंबर बढ़ेंगे। तो आपको फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि इजी है, नोन है, रिपीटेड है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हुए हैं, इजी कैलकुलेशन है। अगर आपके नोन है, रिपीटेड है, लेकिन कैलकुलेशन टफ है, तो भी आपको उसको फर्स्ट राउंड में नहीं लगाना है। तो सिर्फ इन तरह के ही क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट राउंड में लगाना है। एंड बिलीव मी, इसमें आपको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना एटलीस्ट 5-6 मॉक में, तो इसमें आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको ढंग से पढ़ना भी नहीं है। अब देखिए, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है, बुक से करा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन से पढ़ा हुआ है, तो वो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या पूछा है, ठीक है। इतनी आपकी प्रैक्टिस बन जानी चाहिए कि क्वेश्चन शुरू करते के साथ आपको पता लग जाना चाहिए कि आगे पूछा क्या होगा। दूसरी चीज कि आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, या ये क्या मेरा दिमाग तुरंत इस क्वेश्चन को पढ़ के शुरू होता है कि भाई कैसे बनना है। ऐसा होता है ना कि हमने क्वेश्चन पढ़ा लेकिन हमें लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन सोचना पड़ेगा। तो उन क्वेश्चंस को भी आपको फर्स्ट राउंड में बिल्कुल स्किप करना है, तुरंत स्किप करना है। उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश भी नहीं करनी है। यही सारी गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से वो फंसते हैं और फिर उनके नंबर कम आते हैं, ठीक है। तो मेरी यकीन मानो, कभी आपको लग सकता है कि यार ऐसे हम करेंगे तो मे बी और क्वेश्चन छूट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जितना इस चीज पर प्रैक्टिस करिएगा उतनी ज्यादा आपकी स्किपिंग एबिलिटी बढ़ेगी और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में सिर्फ 15 ही क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि इजी होंगे और आपको आते होंगे, कैलकुलेशन इजी होगा, और इतने ही क्वेश्चन रहते भी हैं, मतलब 25 में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आपसे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। इसको आपने 10 मिनट में मान लीजिए सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपके पास 10 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से कि मान लीजिए आपसे 5 से 7 क्वेश्चन बचेंगे जिसमें आपको 5 ही मिनट लगेंगे। इसके बाद आपके पास 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि टफ होंगे, जिसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने पहले स्किप नहीं किया ना, फिर ये 4-3 सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। इसके साथ ही बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस छूट जाए, क्योंकि आपने टाइम अपना वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड आपने कंप्लीट कर लिया। सेकंड राउंड में आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं भाई, जो कि ट्विस्टेड पीवाईक्यूज हैं, मतलब आए तो हैं लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है या थोड़ा सा टफ है, या फिर कैलकुलेशन टफ है। मतलब क्वेश्चन तो मुझे पता है कैसे बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ है, तो उनको भी आपको सेकंड राउंड में ही करना है, फर्स्ट राउंड में नहीं करना है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि यार बन जाएगा, मैंने बनाया भी है, आपने एक बार ट्राई किया, आपने देखा नहीं बना, फिर दूसरी बार एक बार रीचेक कर रहे हो कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, फिर भी नहीं बना, फिर उन क्वेश्चन को छोड़ना है फर्स्ट टाइम में, उनको आपको फिर सेकंड बार में उनको अटेम्प्ट करना है। इस पूरे अटेम्प्ट में आपको लगेगा 5 से 6 मिनट इस राउंड में। थर्ड राउंड में आपने क्वेश्चन जो स्किप किए, इनके अलावा ऑल स्किप्ड क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन है, कभी आपने देखा नहीं, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। इन क्वेश्चंस में अगर आपका छूट भी जाता है ना तो आपको अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई छूट जाता है आपको बहुत अफसोस होगा और आप बहुत पीछे भी चले जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे बंदे उसको अटेम्प्ट करे और आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार लगा करके देखो, आपका बहुत अच्छा मॉक होगा। देखो, फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चंस को देखते देखते एक बार 1 से 25 तक आ जाओ, ताकि आपके दिमाग में एक मैपिंग बन जाए कि कहां पर टफ क्वेश्चन है, कौन सा इजी क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार तो पढ़ चुके हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझको सेकंड राउंड में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो 10 मिनट का ये टारगेट हो गया। फिर 5 से 6 मिनट में टारगेट रखो कि जो मेरे से बनने वाला था 5 से 6 मिनट के अंदर बनना चाहिए। उसके बाद देखोगे ना आपका 3 से 4 क्वेश्चन ही बचा रहेगा, या फिर 3 से 4 भी मैं शायद ज्यादा ही बोल रही हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन, उनको फिर आप बैठ करके सॉल्व करते रहना, दिमाग लगाते रहना, और आपको उतने दिन में समझ में आ जाएगा कि वो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये है मॉक देने का सही तरीका। अगर आप इसको लगाओगे 5 से 6 मॉक्स में, तो आई कैन गारंटी कि आपके मार्क्स एटलीस्ट 30 to 40% इंक्रीज कर जाएंगे। अब हम आते हैं कि मैथ्स की एनालिसिस हम कैसे करें। तो ये तो बहुत मतलब एक टॉपर सीक्रेट है जो कि यूट्यूब
यूट्यूब पे बहुत अच्छे से बताया भी नहीं गया है। बस सब कहते हैं कि एनालिसिस कर लेनी चाहिए, बट राइट तरीका क्या है जिससे कि हम ज्यादा जल्दी इंप्रूव कर पाए। और एक चीज मैं बता दूं कि आप कभी भी बिना मॉक के एनालिसिस किए आगे मॉक मत देना, अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगेगा कि गलती क्या हुई, आपके नंबर कम आए और फिर आप वही रिपीट करोगे। मैं बहुत टाइम तक यही गलती करती थी, मैं मॉक लगाती थी, मुझे लगता था यार आज नंबर अच्छे आ गए अब बंद करो, या कम आ गए तो उदास हो लो बंद करो, लेकिन इंप्रूव ही नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा था कि शायद मुझसे होगा नहीं, एग्जाम ही क्रैक नहीं होगा। बट इसमें सबसे बड़ा रोल आपके एनालिसिस का होता है। कुछ टाइम तक में भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा इंप्रूवमेंट अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन बिलीव मी आप 10 मॉक एक बार दो और 10 के एनालिसिस करो, उसके बाद आप जब 11वां मॉक दोगे ना 100% आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो देखिए मैथ्स में कैसे मॉक दिया जाता है, आप सबसे पहले ना मॉक का नाम लिख लो और डेट लिख लो, ताकि आपको समझ में आए कि टाइम टू टाइम के साथ आपका क्या इंप्रूवमेंट चल रहा है। उसके बाद आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखने शुरू करने हैं। अगर क्वेश्चन राइट है फिर भी उसकी एनालिसिस आपको करनी है, क्योंकि हो सकता है उसमें आपने उस क्वेश्चन में टाइम को लेकर के मिस्टेक कर दिया हो, या आपने सिले मिस्टेक कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, या फिर आपने जो सोच करके क्वेश्चन को सही किया है वो रीजन ही ना हो उसके सही होने का, कोई और रीजन हो, या सोल्यूशन में कुछ अच्छा फॉर्मूला हो, व्हाटएवर जो भी रीजन हो सकता है। इसलिए सारे ही क्वेश्चंस को आपको देखना है। तो सबसे पहले आप आओगे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में। इस क्वेश्चन में देखा कि मैंने सही कर दिया, ये क्वेश्चन इजी था, ये नोन था और एवरेज से कम टाइम लगाया है, दैट मींस आपने इसमें कोई मिस्टेक नहीं करी है, वेरी गुड। लेकिन इसका आपको सोल्यूशन देख लेना है। अगर आपने जिस तरीके से बनाया है वो बेस्ट मेथड है तो वेल एंड गुड। अगर सोल्यूशन में आपको ऐसा कुछ दिखता है कि यार ये फॉर्मूला या ये ट्रिक तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन और भी अप्लाई कर सकता हूं, तो उसको आप प्लीज मॉक कॉपी में लिखिए और अगली बार जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप उस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड में आप जाओगे, देखिए वो आपने रॉन्ग कर लिया, ये टफ क्वेश्चन था और आपने एवरेज टाइम से ज्यादा लगा दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप जरूर अटके हो, क्योंकि मैंने बोला कि टफ क्वेश्चन को आपको पहली बार में स्किप करना है। अगर आपने पहली बार में स्किप कर दिया होता ना तो आपका एवरेज टाइम से ज्यादा कभी नहीं लगता। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा टाइम किल किया है, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ से सीखने के लिए क्या मिला कि जब भी टफ क्वेश्चन मिलेगा तो आपको स्किप करना है, ताकि ये एवरेज टाइम से ज्यादा ये किल ना करे आपका। थर्ड में आप गए, आपने सही कर दिया, टफ क्वेश्चन था लेकिन एवरेज टाइम से ज्यादा लगा दिया, तो ये आपका सही डिसीजन नहीं था। भले इसको आपने सही कर दिया, लेकिन मे बी आपने इस क्वेश्चन को करने के चक्कर में आगे ये क्वेश्चन गलत कर दिए या तो स्किप कर दिए, जो कि आप कर सकते थे, या फिर मे बी 2 क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे। तो इस चीज़ से आपको बचना है। टफ क्वेश्चंस को एवरेज टाइम से अगर ज़्यादा लगा रहे हो तो सही करो, तो भी मुझे लगता है कि वो आपका एक तरह से लॉस ही है, क्योंकि उसके वजह से आपने आगे लॉस ज़रूर किया होगा। थर्ड में आपने गलत कर दिया, इजी क्वेश्चन था तो इसका मतलब आपने सिली मिस्टेक कर दिया और एवरेज टाइम से कम टाइम लिया, इसका मतलब जल्दबाजी में क्वेश्चन को करने के चक्कर में ओवर स्मार्ट बन रहे थे। तो जब भी ईजी क्वेश्चन आए ना तो आपको बहुत सतर्क हो जाना है, क्योंकि जब भी ईजी क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन आता है तो हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये तो हम कर ही देंगे, वहाँ पर ही हो जाता है आपका सिली मिस्टेक और आपको फिर बाद में बहुत अफसोस होता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, सिली मिस्टेक को हमेशा मॉक कॉपी में लिखा करो, क्योंकि आपको लग सकता है कि इतने इजी क्वेश्चन को लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन सिली मिस्टेक ऐसी चीज है ना जो एक ही पैटर्न में करते हो, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक बार बार करोगे, तो आप कॉपी में लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो मैं बहुत बार सेम ही गलती कर रहा हूँ। तो जब उस टाइप का क्वेश्चन वापस आएगा तो आप बहुत ही अलर्ट रहोगे अगली बार से। नेक्स्ट, जैसे आपने सही कर दिया, मॉडरेट क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था और एवरेज टाइम के बराबर किया, तो इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने सही तरीके से आपने डिसीजन लिया था। नेक्स्ट, सही किया, टफ था और एवरेज टाइम से कम था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि ये टफ होने के बावजूद भी ना आपका लकीली उस टाइम दिमाग स्ट्राइक कर गया था, इसकी वजह से आप जल्दी से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7th नंबर कैलकुलेशन था, स्किप कर दिया, एवरेज टाइम से कम टाइम लगाया और टफ था तो आपने इसको स्किप किया, तो ये आपने बहुत ही सही डिसीजन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्किप कर दिया, इजी था तो और आपकी रिवीजन लैक था, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है ना, डब्बा बनाकर हर एक क्वेश्चन के लिए लिखना है। आपको 1 घंटा आपने मनी मॉक में दिया तो 1.5 घंटा इसमें लगेगा, लेकिन आप 10 मॉक में अगर आप ऐसा कर लो तो आपको अपने बारे में सब कुछ पता लग जाएगा और आप अगली बार से मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये है एनालिसिस करने का पूरा तरीका जिसको आपको करना है, जिसकी वजह से आपके नंबर बढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और जैसे मैंने मॉक और मॉक एनालिसिस के बारे में बताया, अगर आपको तरीका पसंद आया शेयर करिए जो भी एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी करे, और सब्सक्राइब करिए अगर आपको जीएस और आगे रीजनिंग की भी ऐसी वीडियो चाहिए। बाय द वे इंग्लिश की भी मैंने इस तरह की वीडियो बना के रखी है, उसमें मैंने बताया कि इंग्लिश में आपको कैसे मॉक देना, जो कि मैथ्स के मॉक से बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है उसमें। और कमेंट जरूर करेगा, आई विल क्रैक एसएससी सीजीएल 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे पता लगता है कि आपने लास्ट तक वीडियो देखी और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और आप भी ये कमेंट करोगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।